Hello and welcome to Classes by Vijata. Our today's topic is Brand Asset Valuator Model. This is one of the model in brand equity models. Brand equity में बहुत सारे मॉडल हैं. उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर मॉडल है ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल. ब्रांड वैल्यू की बात करती है, किस तरह का वैल्यू एक ब्रांड ने अपने कंज्यूमर के माइंड में स्टैब्लिश कर रखा है, उसकी बेसिस पे ब्रांड इक्विटी को कैलकुलेट किया जाता है या फिर उसके कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है. सो ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल अगर आप बात करेंगे तो ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल वाज गिवन बाय यंग एंड रूबिकैम, और ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है जिसने एक बहुत ही मैसिव रिसर्च किया था, बहुत बड़े डेटाबेस पे. आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख कंज्यूमर इन 40 कंट्रीज में इन्होंने ये रिसर्च एंड ऑलमोस्ट 130 ब्रांड्स को लेकर रिसर्च किया गया है, जिसमें कि वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि हाउ अ ब्रांड एसेट, जो कि एक इंटैंजिबल एसेट है. अगर आप फाइनेंशियल टर्म्स में देखेंगे तो ब्रांड एसेट को इंटैंजिबल एसेट्स के फॉर्म में हम बुक्स में एंट्री करते हैं. तो अगर मान लीजिए कि हमें किसी कंपनी का वैल्यूएशन करना है, अगर किसी कंपनी को हमें सेल आउट करना है या फिर मर्जर एक्विजिशन इस तरह का कोई चांसेस है, तो उस समय हमें ब्रांड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है. तो ब्रांड वैल्यू बेस्ड होता है ब्रांड इक्विटी के. तो ये जो ब्रांड इक्विटी कैसे क्रिएट हुई, ये ब्रांड का वैल्यू कैसे है, इसको कैलकुलेट करने के लिए देयर आर सेवरल मॉडल्स. उसी में से एक मॉडल है ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल. ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल measures the value of a brand where it is created, like कहाँ create होता है, in the people's heart and mind, and it provides a diagnostic framework to help the companies build, leverage and maintain their brands. ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, और डायग्नोस्टिक क्यों है वो हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे. इट इज ओनली बिकॉज यहाँ पे जो हम ब्रांड एसेट को कैलकुलेट करते हैं या ब्रांड एसेट का जो डायनामिक्स हम चेक करते हैं, वो इस बेसिस पे चेक करते हैं कि कितना ज्यादा स्टीम या कितना बड़ा स्टैट्यूर आपके ब्रांड का है, और आपका ब्रांड कितना स्ट्रेंथ कैरी करता है, कितना ज्यादा इम्पैक्ट उसके कंज्यूमर के माइंड में है. तो जब आप ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल को देखेंगे तो यंग एंड रूबिकन कंपनी में जो इसका मॉडल डेवलप किया है वो इस तरह से दिखता है. उनके हिसाब से ब्रांड एसेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पिलर्स. 2 पिलर्स है जिसपे कि ब्रांड एसेट रिलाई करता है. एक होता है ब्रांड स्ट्रेंथ और दूसरा होता है ब्रांड स्ट्रैटेजी. Brand strength is further divided into 2 pillars known as differentiation and relevance, while brand strategy depends on this brand esteem and brand knowledge. Brand knowledge के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की है. ब्रांड डिफरेंशिएशन या फिर ब्रांड रिलेवेंस, ये आपके ब्रांड को स्ट्रेंथन, कितना स्ट्रेंथ है. स्ट्रेंथ का मतलब क्या, मजबूत नहीं, आपके कंज्यूमर के दिमाग में कितना ज्यादा डिफरेंटली पोजिशन है आपका ब्रांड, कितना ज्यादा लोग उसको, अगर एक कमोडिटी, जब जैसे कहते हैं ना कि ब्रांड अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो इट बिकम्स अ कमोडिटी. तो कमोडिटाइज नहीं हो रहा आपका ब्रांड, और वहां अगर आपका ब्रांड है तो उसको उनके कॉम्पिटिटर से, उस ब्रांड के कॉम्पिटिटर से एज ए कंज्यूमर आपका कंज्यूमर कितना डिफरेंशिएट कर पाता है. तो दैट इज डिफरेंशिएशन. वो किस तरह की अलग वैल्यूएशन, एक अलग वैल्यू आप अपने कंज्यूमर के माइंड में क्रिएट किए हुए होते हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन. व्हाइल ब्रांड रिलेवेंस इज आपका ब्रांड उनके लिए कितना रेलेवेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक बहुत ही यूनिक कार बनाई है जिसका कि माइलेज बहुत ज्यादा है, मतलब माइलेज बहुत ही ज्यादा है और कार काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, बट एक ऐसा कंज्यूमर जो कि वेल टू डू है और उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि माइलेज कितना ज्यादा है, उसके लिए डिपेंड करता है कि कार में फीचर्स कैसे हैं, कार की स्ट्रेंथ कैसी है, कार की स्टाइलिंग कैसी है. तो उसके लिए हो सकता है कि माइलेज इज इररिलेवेंट. तो रेलेवेंस ऑफ द ब्रांड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब आप ब्रांड एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं. सो ब्रांड स्ट्रेंथ को अगर आप एक सेंटेंस में देखें कि क्या चीज होती है, तो इट इज हाउ डिफरेंट एंड रेलेवेंट योर ब्रांड इज. हाउ डिफरेंट, like what is the degree of niche you have created for your brand, and how relevant is it for your customer. दूसरी चीज आती है ब्रांड स्ट्रक्चर. ब्रांड स्ट्रक्चर मतलब आपके ब्रांड का कद क्या है. कद इन द सेंस कि कितना ज्यादा रिस्पेक्टेड और रिगार्डेड है आपका ब्रांड.
तो रिस्पेक्ट और रिगार्ड कब आएगा? जब आपके ब्रांड के बारे में लोग जानते हैं। तो हाउ फेमस योर ब्रांड इज, कितने ज्यादा फेमस है आपका ब्रांड, कितना फेमस है, कितना क्या स्टेटस है आपके ब्रांड का, लोग कैसे पहचानते हैं आपके ब्रांड को, किस तरह की ब्रांड नॉलेज वो कैरी करते हैं। ब्रांड नॉलेज, अगर जैसे किसी ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा पता होना भी खतरनाक हो सकता है, और बहुत कम पता होना भी खतरनाक हो सकता है। तो कितने लेवल का ब्रांड नॉलेज है आपके कंज्यूमर के पास आपके ब्रांड के बारे में, एंड कितना रिस्पेक्ट और कितना रिगार्ड आपके ब्रांड को मिलता है। रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड मतलब अगर आपका कंपटीशन है, अगर 5 ब्रांड सेम प्रोडक्ट के अगर रखे हुए हैं, उसमें आपका ब्रांड कितना रिस्पेक्ट, कितनी डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट है उसकी, कि नहीं ये बहुत अच्छा है ये खराब है, तो ये बहुत अच्छा कैटेगरी में आप हैं या नहीं। दैट इज ब्रांड स्टार्टर। और उसमें से वन ऑफ द एलिमेंट इज स्टीम। स्टीम इज the popularity of your brand, the status, the respect the brand has, that is esteem, and the knowledge मतलब आपके ब्रांड के बारे में लोग कितना जानते हैं, मतलब आपके ब्रांड का रिकॉग्निशन, रिकॉल कितना है। तो ये ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल है। तो अगर आप देखें तो इट इज स्टैंडिंग ऑन 4 पिलर्स। 4 पिलर्स होते हैं बीएवी मॉडल के। पहला होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा है रेलेवेंस, तीसरा एस्टीम, एंड चौथा है नॉलेज। डिफरेंशिएशन मेजर्स द डिग्री टू विच ब्रांड इज सीन एज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से आपका ब्रांड कितना अलग है, वो हो गया आपका डिफरेंशिएशन। लाइक हाउ मच योर ब्रांड स्टैंड्स आउट फ्रॉम द रेस्ट, हैज योर ब्रांड अट्रैक्टेड कंज्यूमर अटेंशन मोर देन योर कॉम्पिटिटर्स। ये सारे सवाल आपको डिफरेंशिएशन में पूछने होते हैं। दूसरा होता है ब्रांड रेलेवेंस। रेलेवेंस मेजर्स द ब्रेड्थ ऑफ द ब्रांड्स अपील। कितना ज्यादा ब्रांड अपील आपके कंज्यूमर के लिए है, कितना ज्यादा एप्रोप्रिएट एक ब्रांड को आपका कंज्यूमर समझता है, उसकी कौन सी नीड में आपका ब्रांड फिट होता है। Would consumer want to purchase your product or service? Is your product relevant to consumer in regard to their price, convenience and fulfilling their needs? इन सब पैरामीटर्स में क्या आपका ब्रांड उनके लिए रेलेवेंट है? That becomes relevance. Third thing is esteem. Esteem measure how well the brand is regarded and respected. कितना ज्यादा ब्रांड का रिस्पेक्ट है, कितने ज्यादा लोग आपके ब्रांड को रिगार्ड करते हैं. That is your esteem. So how well regarded your brand is? Ask consumers to access your company's reputation and brand personality. आपकी ब्रांड पर्सनालिटी क्या है, आपकी कंपनी का रेपुटेशन कैसा है, हाउ डिफरेंट, इनोवेटिव, डायनामिक, रिलायबल, हेल्पफुल एंड हाईली रिगार्डेड इज योर ब्रांड। मतलब कौन सा, क्या चीज ऐसी है जिसकी वजह से लोग आपके ब्रांड को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये आपको जानना पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है, और अगर जरा भी रिस्पेक्ट है तो कौन से पैरामीटर में डिफरेंट है, इस वजह से इनोवेटिव है, डायनामिक है, रिलायबल है, हेल्पफुल है, कौन सा बेनिफिट, कौन सा फंक्शनल या इमोशनल बेनिफिट आपका ब्रांड देता है जिसकी वजह से आपके ब्रांड को रिगार्ड और रिस्पेक्ट मिलता है। That is your brand esteem. And brand knowledge measure how familiar and intimate consumers are with your brand. Like आपके ब्रांड को लोग कितना जानते हैं, कितना ज्यादा रिकॉल, कितना ज्यादा रिकॉग्निशन आपके ब्रांड को लेकर के है, और what are your target consumers assumption about your brands. क्या अज्यूम करता है आपके ब्रांड को लेकर के आपका टारगेट कंज्यूमर, वो पॉजिटिव अजम्पशन है, नेगेटिव अजम्पशंस है, ये सब कुछ बीएवी मॉडल के हिसाब से एक ब्रांड एसेट को क्रिएट करता है। आपका डिफरेंशिएशन, रेलेवेंस, स्टीम और नॉलेज, ये सब मिलकर के ब्रांड एसेट क्रिएट करेगा। तो जब अगर आप ब्रांड एसेट मॉडल में देखेंगे तो देयर आर 4 पिलर्स, और ये जो पिलर्स हैं ये ब्रांड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करेंगे। तो ब्रांड स्ट्रेंथ, स्ट्रेचर, डायनामिक्स अगर हम इसको कहते हैं तो इसमें 4 तरह का सिचुएशन हो सकता है। तो ब्रांड स्ट्रेंथ होता है मेनली डिफरेंशिएशन इनटू रेलेवेंस, और ब्रांड स्ट्रेचर होता है एस्टीम इनटू नॉलेज। मतलब डिफरेंशिएशन और रेलेवेंस को आप मल्टीप्लाई करिए तो मिलकर के होता है आपका ब्रांड स्ट्रेंथ बनता है। और ब्रांड स्ट्रेचर कैलकुलेट करने के लिए आपके ब्रांड का एस्टीम और उससे रिलेटेड नॉलेज दोनों को मल्टीप्लाई करने से ब्रांड स्ट्रेचर आप निकाल सकते हैं। तो ब्रांड स्ट्रेंथ, स्ट्रेचर, डायनामिक्स मतलब क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, कभी ब्रांड स्ट्रेंथ ज्यादा हो सकता है, कभी ब्रांड स्ट्रेचर ज्यादा हो सकता है, किस तरह के सिचुएशन। तो 4 तरह के डायनामिक्स है, 4 तरह का डायमेंशंस है
जिसपे कि हम ब्रांड एसेट को देख सकते हैं और वहां पे हम काम कर सकते हैं। तो पहला हो सकता है कि डिफरेंशिएशन इज हायर देन रेलेवेंस। जब आपका ब्रांड बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, मे बी इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर मी बट इट इज वेरी डिफरेंट। मतलब इस तरह के ब्रांड को हम नीश ब्रांड्स कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा यूनिक बेनिफिट देते हैं और उसकी वजह से वो, और उसको कॉपी भी नहीं किया जा सकता और एकदम स्पेसिफिक नीड, एकदम नैरो नीड को वो फुलफिल करते हैं। तो वैसे ब्रांड्स में हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन बहुत हाई होगा और रेलेवेंस कम होगा। तो when your brand is different, consumer are curious as to why and want to learn more. ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि कंज्यूमर फिर क्यूरियस होता है कि क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका जो ब्रांड है ये डिफरेंट है, या और उसके बारे में लोग जानने की कोशिश भी करते हैं। दूसरा सिचुएशन होता है कि रेलेवेंस इज हायर देन डिफरेंशिएशन। यहाँ डिफरेंशिएशन में भी आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करवा पा रहे हो, लेकिन रेलेवेंट है, relevant for the consumer. When your brand is more relevant to your consumer than it is differentiated from other brands, your brand is no longer interesting or pulling in consumers. Relevance बहुत ज्यादा है लेकिन आपके ब्रांड का डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि आप जो कहते हैं ना डिसोनेंस मॉडल, आपने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे डिसोनेंस का रिडक्शन नहीं होता है, यहाँ सब एक जैसा ब्रांड हो जाता है। और क्या होता है कि जैसे 4 गाड़ियां हैं, चारों का माइलेज अगर लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर है, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा कि आपका ब्रांड सुपीरियर है, उनका ब्रांड इंफीरियर है, वैसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज कंज्यूमर के लिए चारों ब्रांड रेलेवेंट हो गए। तो वहां पे फिर अदर थिंग्स है जो कि उनकी चॉइस के ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन बहुत हाई होगा तो वहां पे कंज्यूमर्स के लिए चूज करना बहुत इजी होता है। रेलेवेंस अगर ज्यादा होता है तो कंज्यूमर जो ब्रांड होता है उसको कमोडिटाइज कर सकता है, या फिर उसमें डिफरेंस आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। और कोई भी ले लो, ऐसा कहते हैं कोई भी ब्रांड उठा लो, कोई भी सामान ले लो, वैसा टाइप का सिचुएशन आ सकता है। थर्ड सिचुएशन ऐसा हो सकता है व्हेन योर एस्टीम इज हायर देन योर नॉलेज। लोग आपके ब्रांड को बहुत हाईली रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत रिगार्ड करते हैं, ऑल्दो ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा चीजें नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी रिगार्ड और रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्डिंग की हुई होती है। So when consumer hold your brand in high esteem, they respect and desire your brand because it is so well regarded. Consumer want to purchase your brand and find out why it garners consumer loyalty. ऐसे सिचुएशन में ये सबसे बेस्ट सिचुएशन होता है आपके ब्रांड के लिए, जब आपका ब्रांड का जो स्टीम है वो बहुत हाई हो। स्टीम इन हाई हो मतलब आपके ब्रांड का बहुत रिस्पेक्ट हो, बहुत रिगार्डेड, हाईली रिगार्डेड प्रोडक्ट हो आपका, और लोग चाहेंगे, जानना चाहते हैं कि भाई क्यों इतना ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। मे भी उसने कभी यूज नहीं किया हो, मे भी हो सकता है जैसे कि अगर मान लो बुगाती या लॉम्बोर्गिनी, तो लॉम्बोर्गिनी का रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, लॉम्बोर्गिनी के डिजायर्स लोगों के दिमाग में बहुत ज्यादा होती है। मे बी ऐसा नहीं है कि लोगों ने हर चौथे पांचवें दिन जाके टेस्ट राइड ले लिया या कभी किसी के गाड़ी में बैठ के घूम रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो तो नहीं घूम रहा है ऑब्वियसली। तो वैसे लोग जिनके ड्रीम का वो, ऑल्दो वी हैव नॉट यूज्ड दैट प्रोडक्ट, although we have never been into a Lamborghini, but still we want that car, वो हमारे डिजायर का हिस्सा है। तो वैसे में वो क्यों है, बिकॉज उसकी स्टीम बहुत हाई है, उसका जो रिस्पेक्ट है वो बहुत हाई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मैं लॉम्बोर्गिनी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती हूँ, हो सकता है मैं उसकी हिस्ट्री नहीं जानती हूँ, मैं ये भी नहीं जानती कि उस गाड़ी का माइलेज कितना है, मैं ये भी नहीं जानती कि किस तरह का इंजन उसमें इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आई लाइक दैट कार एंड दैट आई रिस्पेक्ट दैट कार एंड आई वांट दैट कार। सो ये इस वजह से है बिकॉज द ब्रांड स्टीम इज वेरी हाई। फोर्थ सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि व्हेन द नॉलेज इज वेरी हाई देन द स्टीम, लोग ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, रिगार्ड कम है लेकिन जानते बहुत ज्यादा है। तो ये डेंजर सिचुएशन है। व्हेन कंज्यूमर क्लेम टू ऑलरेडी नो ऑल अबाउट योर कंपनी, दिस कैन लीड टू प्रॉब्लम, स्पेशली इफ दे बिलीव दे नो नेगेटिव थिंग्स अबाउट योर ब्रांड। जब कंज्यूमर आपके ब्रांड के बारे में बहुत ज्यादा जानता हो, बहुत ही ज्यादा जानता हो, मतलब हर चीज आपके बारे में, सारी पोल खुल गई हो, तो और नेगेटिव चीजें मार्केट में आ गई हो और उसमें एकदम क्लेम जो हो गए एकदम प्रॉपर हो गया कि नहीं जो कह रहे हैं ये सब सही बात है,
इसमें एक्चुअली में क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, झूठ बोला जाता है या कंज्यूमर को धोखा दिया जा रहा है, वैसी सिचुएशन में क्या होता है कि ब्रांड अपना स्टीम लूज कर देती है और जो कंज्यूमर होता है बहुत जजमेंटल हो जाता है प्रोडक्ट को लेकर के, सोचता है खरीदे या नहीं खरीदे, ये तो पता है ये तो उतना अच्छा नहीं है। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि नॉलेज अगर आपके ब्रांड का बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द स्टीम इट हैज, तो उस कंडीशन में आपकी ब्रांड के लिए जो सिचुएशन है वो डेंजरस है और ब्रांड सिचुएशन आप मार्केट से आउट भी हो सकते हैं। तो अगर आप इस 4 पिलर्स को देखें तो इस पिलर के हिसाब से देयर इज अ ग्रिड, पावर ग्रिड कहते हैं हम इसको। बीएवी मॉडल का पावर ग्रिड है ये। बीएवी मॉडल का पावर ग्रिड में ये 4 क्वाड्रेंट बनाया गया है जो वाईएनआर ने ये मॉडल बनाया था। उन्होंने ये 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किया कंपनीज को। पहला क्वाड्रेंट आप यहाँ पे देखिए, मैं इसे ड्रॉ नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने इसे ऐसा ही पिक्चर लगा दिया है। तो क्वाड्रेंट 1 में देखिए यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेंट 1 में वीक ब्रांड दैट कुड नॉट लिवरेज देयर स्ट्रेंथ। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट 1 2 3 4 ये 4 क्वाड्रेंट है। पहली कंपनी जिनका की ऐसी कंपनी जिनका ब्रांड डिफरेंशिएशन भी बहुत कम है, उनका रेलेवेंस भी बहुत ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, ब्रांड स्टीम होने का तो सवाल ही नहीं उठता, और नॉलेज लेकिन कंज्यूमर के दिमाग में आ चुका है, लोग उसके ब्रांड को जानने लगे हैं। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि ये जो ब्रांड्स है इसको हम वीक ब्रांड कहते हैं, मतलब कमजोर, न्यू है या फिर उतना ज्यादा अभी मार्केट को लेवरेज नहीं कर पाया, इसमें पोटेंशियल है लेकिन अभी का जो सिचुएशन है, अभी के सिचुएशन में इट इज नॉट वेरी मच पॉपुलर ब्रांड और वेरी हाईली एस्टीम्ड ब्रांड। आप कोई भी ब्रांड तभी सबसे ज्यादा अच्छा कंडीशन होता है जब ई फैक्टर है ना, ई दिख रहा है ना आपको, ई ई का जो बार है वो बड़ा हो जाए, स्टीम बहुत ज्यादा हो, स्टीम ज्यादा हो और डिफरेंशिएशन में भी थोड़ा कम हो, तो वैसे कंडीशन वो सबसे बेस्ट कंडीशन हो जाता है। तो पहला सिचुएशन होता है तो इस तरह के क्वाड्रेंट को हम या फिर इस तरह की कंपनीज को न्यू या फिर अनफोकस्ड कंपनीज कहते हैं। यहाँ पे ब्रांड अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही होती है, न्यू इनटू द मार्केट हो सकती है या फिर कंफ्यूज मार्केटिंग में, मतलब उनको पता ही नहीं करना क्या है। तो वैसे सिचुएशन में दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर कंपनी कैन फॉल इन। सेकेंड क्वाड्रेंट इज नीश और अनरियलाइज पोटेंशियल कंपनीज। यहाँ पे क्या है कि जब आपकी ब्रांड का डिफरेंशिएशन इज वेरी हाई, डिफरेंशिएशन हाई है तो नीश ऑब्वियसली बढ़ गया, तो नीश है आपके ब्रांड का, रिकॉग्निशन रेलेवेंस है आपके ब्रांड का, आपके ब्रांड का स्टीम भी बढ़ रहा है, लेकिन नॉलेज बहुत थोड़ा कम है। और हमेशा जो नीश ब्रांड्स होती है उनका जो नॉलेज होता है वो कम होता है, बिकॉज कंज्यूमर क्यूरियस होते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए, लेकिन अभी तक बहुत ज्यादा उस ब्रांड का नॉलेज नहीं होता है। तो वैसे कंडीशन में आप इस तरह के क्वाड्रेंट को, जो सेकेंड क्वाड्रेंट कंपनीज है, उसको नीश या फिर अनरियलाइज पोटेंशियल कंपनीज कहा जाता है, अनरियलाइज पोटेंशियल ब्रांड्स कहा जाता है। हियर द ब्रांड मैनेजर हैव नॉट बीन एबल टू रियलाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द ब्रांड एंड द स्ट्रैटेजी शुड बी टू बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रांड। तो यहाँ जो फोकस होना चाहिए, डिफरेंशिएशन तो आपका है ही, ठीक है, और रेलेवेंस तो वैसे भी बहुत ज्यादा हाई नहीं करना चाहिए, तो किस चीज पे बहुत हाई करने की फोकस करनी चाहिए लोगों को, यहाँ पे फोकस स्टीम बढ़ाने पे करनी चाहिए। तो जैसे ही आप अपनी स्टीम बढ़ा दें और डिफरेंशिएशन अगर आप कम करने लगे, तो वैसे केस में आप एक मार्केट लीडर बन जाते हैं, लीडरशिप पोजीशन में आप जा सकते हैं। जब आपका ब्रांड बहुत रेलेवेंट है, आपके ब्रांड का स्टीम भी बहुत हाई है, देखिए रेलेवेंस भी है और स्टीम भी है, तब आपका ब्रांड क्या होता है, आप लीडरशिप पोजीशन में चल जाते हैं, अच्छी चीजें पता हो। यहाँ पे देखिए अगर आप ये दो क्वाड्रेंट देख लें, दोनों चीजें रेलेवेंट भी आपका ब्रांड है, आपके ब्रांड के बारे में नॉलेज भी लोगों को है, लेकिन उसी लेवल का स्टीम भी है, मतलब आपके बारे में जो भी पता है वो अच्छी चीजें पता है, रिस्पेक्ट है, और अच्छी चीजों के कारण आपके ब्रांड का रिस्पेक्ट बहुत है, और आपका ब्रांड बहुत रेलेवेंट भी है, मतलब कंज्यूमर के नीड्स में एकदम फिट होता है। तो यहाँ पे फिट भी हो रहा है, अच्छी चीजें भी पता है, जिसकी वजह से ब्रांड का स्टीम बहुत हाई है। तो वैसे पोजीशन में जो ब्रांड होगा वो लीडरशिप पोजीशन में आ जाता है, वो ब्रांड लीडर बन जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर गड़बड़ी कुछ होती है तो फिर वो क्या होगा, उसकी लीडरशिप डिक्लाइन कर सकती है। तो लीडरशिप की पोजीशन को मेंटेन करना, जो क्वाड्रेंट 3 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है और इस पोजीशन को मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर ये थर्ड पोजीशन मेंटेन रहा तब तो आप लीडरशिप पोजीशन में रहेंगे, लेकिन किसी भी ऐसा कोई सूर्य नहीं जिसका कि अस्त नहीं होता। तो
लीडरशिप पोजीशन भी वैसा ही होता है। जब आप डिक्लाइनिंग में जाने लगेंगे, मतलब आपका जो रेलेवेंस है घटने लगे, आपका स्टीम घटने लगे, और आपके प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेकिन उतना ही बरकरार रहे। नॉलेज बरकरार मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब पता है, तो और स्टीम क्यों घट गया मतलब नेगेटिव कुछ पता चल गया, तो वैसे कंडीशन में आप लीडरशिप के पोजीशन को लूज कर सकते हैं, और आपका जो ब्रांड है वो डेंजर एक डेंजरस पोजीशन में है। यहाँ पे इरोडिंग इसको कहा जाता है। इरोडिंग का मतलब क्या होता है? खत्म होना, जैसे सॉइल इरोजन होता है, इरोडिंग। तो द लास्ट क्वाड्रेंट स्पेल्स डेंजर फॉर द ब्रांड एंड इंडिकेटर ऑफ इरोडिंग पोटेंशियल। आपको जो पोटेंशियल है वो लूज होने लगता है, और एज अ ब्रांड आप अपने मार्केट लीडरशिप की जो पोजीशन है उसको आप लूज करते जाते हैं। तो ये 4 क्वाड्रेंट है जिसमें कि ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल को डिफाइन किया गया है। और अकॉर्डिंग टू ब्रांड एसेट वैल्यूएटर मॉडल, यू शुड ट्राई टू रीच this third position, and you should always try to maintain this third position. Otherwise दोनों कंडीशन काफी खतरनाक है। तो this is all about brand asset valuator model. If you have any question, you can write to me at vijeta.rwc.com, or you can always comment in the comment box. Thank you so much. Thanks for listening, and please do subscribe to my channel.